नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास खबर में। आपको बताते चले कि मोदी सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल की परीक्षा में अब वो पास हो गई है। जहां वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा से पास हुआ, अब दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया है। वक्फ बिल के पक्ष में 228 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध में वोट डाले। वक्फ बिल को कानून बनने में बस अब एक कदम की दूरी है। वक्फ बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून की शक्ल ले लेगा और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को राज्यसभा से पास कराना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी, पर सरकार ने वहां से भी इसे बहुमत से भी अधिक संख्या बल से पास करा लिया है। और आपको बताते चले कि इससे पहले लोकसभा में भी ये बिल जो है उस पर लगभग कई घंटों तक चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद 288 पक्ष में वोट पड़े थे। लोकसभा की बात कर रही हूं मैं। और आपको बताते चले कि वहां पर विपक्ष में अगर बात करें तो 232 वोट जो है विपक्ष की तरफ से डाले गए थे। और अब वही ये बिल जो है अब राज्यसभा से भी पास हो गया है और जहां पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 95 वोट जो है वो डाले गए हैं। और अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये बिल जो है, ये वक्फ बिल जो है अमेंडमेंट बन जाएगा। और देखिए लगातार इस पर विरोध जो है वो जारी है, लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। प्रियंका गांधी ने भी जिस तरीके से बोला कि ये बिल जो है बीजेपी सरकार जबरदस्ती जो है वो थोप रही है, तो लगातार इस बिल को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। लगातार यहां पर वार पलटवार होते हुए भी नजर आ रहा है। और आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार इसको बोल रहा है कि इस बिल से हमें किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मुस्लिमों की जमीन पर ये वक्फ बोर्ड की बारी है। ऐसे ही हिंदुओं और ईसाई और जो पारसी हैं उनकी भी बारी आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है ये जमीनों की यहाँ पर सौदा करने के लिए निकली है, जहां पर अपने पूंजीपति जो दोस्त है उनको ये जमीन जो है बीजेपी देने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। यानी कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो मुस्लिमों के हक को मारने की कोशिश कर रही है। और आखिर ये जब बिल बना था, पूरी सहमति के साथ जब ये बिल बना था, तो आखिर इसमें संशोधन की जरूरत क्या है? तो देखिए वक्फ बिल जो है अब राज्यसभा से भी पास हो गया है और बिल के पक्ष में 228 वोट जो है वो पड़े हैं और विपक्ष में वोट जो है वो 95 वोट के साथ अब ये राज्यसभा से भी ये बिल जो है 12 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया है। और अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये बिल जो है अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर लगातार इस बिल को लेकर एक मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। और तमाम यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, यानी कि हम न्यायालय के पास जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल के तहत जो कमजोर वर्ग है मुस्लिम समुदाय का, उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम इस बिल में संशोधन हमने किया है। यानी कि ये बिल जो है वो पूरी तरह से मुस्लिमों के हक में है। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए अब ये बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी से ये बिल जो है वो पूरी तरह से अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। लेकिन देखिए अब लगातार बीजेपी को अब यहाँ पर विपक्ष जो है वो घेरते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी इतने खुलकर बोल रही है, यहाँ पर 80 बनाम 20% की बात करती है बीजेपी, और बीजेपी ये भी कहती है कि हमें मुस्लिमों की वोट की जरूरत नहीं है, तो आखिर इस बिल में संशोधन की जरूरत ही क्या है?
देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था हमारी सरकार का। और जिस विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है। ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ले रही है, जैसे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाना, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी के कार्यकाल में होना, और कांग्रेस का माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध करना, ये भी अपना आप में एक उदाहरण है। और ये वक्त संशोधन बिल जिस तरह से ये संसद ने पास किया, ये कल राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 मत और विपक्ष में 95, लोकसभा में पक्ष में 288, विपक्ष में 233, और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में ये भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद में ये कानून बन जाएगा और ये मोदी जी का कार्यकाल है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह से हमारे बहुत ही मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले चाणक्य के रूप में विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार, जिस तरह से उन्होंने संसद में विपक्ष के सवालों का एक एक सवाल का जवाब दिया, मैं समझता हूं अपना आप में ये बहुत ही खुशी का पल था। और इसका जिस तरह से मुस्लिम पक्ष भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इसका जो रख रखाव था वो ढंग से नहीं हो रहा था, इसको और ज्यादा पारदर्शी किया गया है। पहले कुछ चुनिंदा लोग थे, वो एक प्रॉपर्टी डीलरों का एक तरह से एक जमावड़ा हो गया था, उनकी नजर रहती थी अच्छी प्रॉपर्टी कहाँ है और वो उस पर अपना अधिकार जता देते थे, और फिर वही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के इसके अधीन हो जाती थी। क्योंकि इसका तो कहीं इसका जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को इस बात का पता होना चाहिए, इसकी अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में हो सकती थी, ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के जो सदस्य थे वो सारे मुस्लिम होते थे। इसका मतलब है जो वक्फ बोर्ड ने कर दिया वो सही है, और वो किसी का घर है, किसी का खेत है, जो उनको बढ़िया लगता उस पर वो हक जता देते, और जताते वो उनकी हो जाती थी। और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया जब इनकी सरकार जा रही थी 14 में, वो जाते जाते जो प्राइम लोकेशन थी दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज वो वक्फ बोर्ड को देकर चले गए। वो इससे कांग्रेस की मंशा साफ साफ जाहिर होती है, और सबसे ज्यादा पेट में दर्द कांग्रेस वालों को हो रहा है। क्यों हो रहा है कि इसकी जो आमदनी है, इसकी आमदनी का सारा हिस्सा वो खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए शर्मा जी, विपक्ष तो ये भी बोलकर घेर रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड, यानी कि आप यही कह रहे, बीजेपी यही कह रही है कि जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो आखिर जब कब्जा ही मुक्त कराना है या फिर अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करवाना है, तो एक तरफ से विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि चाइना ने जिस तरीके से हमारी जमीन 50 एकड़ जो है वो जमीन कब्जा करके रखा है, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो, आखिर ये सब जमीन क्यों नहीं बीजेपी छुड़वा पा रही है? आपने बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ ये प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। चाइना ने जो जमीन हथियाई थी वो कांग्रेस के टाइम में हथियाई थी, और अब चाइना टेढ़ी आंख नहीं कर सकता हमारी तरफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठे हैं, और बड़े मैं समझता हूँ उस कुर्सी के प्रशासक हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पीओके की आपने बात की, ये पीओके कांग्रेस ने पीओके थाली में परोस के और पाकिस्तान को दे दिया था। और बहुत जल्दी मैं आपको ये और बता दूं, ये खुशी का समाचार भी मिलेगा, पीओके बहुत जल्दी ही भारत का हिस्सा होगा। ये धारा 370 किसने लगाई, 35 से किसने लगाई, कांग्रेस ने लगाई। क्यों लगाई भाई, क्या जरूरत थी? और पीओके वहां किसने दिया, किसने दिया? पाकिस्तान को, कांग्रेस पार्टी ने दिया। और कल देश विरोधी चेहरा, राष्ट्र विरोधी चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा कल और परसों सदन में कांग्रेस का हमारे जनता ने देख लिया, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने देख लिया। अब कांग्रेसी एमपीज हैं, वो अपने क्षेत्र में क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ पारदर्शी हो गया।
सब कुछ टीवी पर देख देते हैं। पहले क्या होता था, पहले पता ही नहीं चलता था कौन से एमपी ने क्या कहा। अब तो सब कुछ पारदर्शी है और टीवी चैनलों पर देख लेते हैं। अब कार्यकर्ता इनको घेरेंगे, तुम तो हिंदू विरोधी हो, तुम तो सनातन विरोधी हो। और जो गरीब तबका है, जो आम मुसलमान है, वो कहेगा अपने अपने एमपीओ को तुम तो हमारे विरोधी हो, क्योंकि ये जो इसकी आमदनी होती थी, इसकी आमदनी का सारा का सारा हिस्सा ये जो कुछ चुनिंदे लोग थे वो खा जाते थे। आम मुसलमान को इसका कोई फायदा नहीं होता था। आप ये बताओ, कहीं इसमें कोई हॉस्पिटल खोल ले हो, इसमें कोई कॉलेज खोल ले हो, इसमें कोई और धर्मार्थ तो उन्होंने वो कोई खोला हो जिससे जनता का फायदा हो। कोई इनको मुस्लिम भाई बहनों को, गरीब तबके को उसको कोई फ्री में इन्होंने कोई एजुकेशन दी हो, कोई हेल्थ के लिए काम किया हो, कोई भी एक बता दें। शर्मा जी, आपकी सरकार भी, बिल्कुल रामराजी शर्मा जी, आपकी सरकार भी बीजेपी के अगर कार्यकाल की बात करें तो 11 साल हो गए हैं। तो 11 साल के दरमियान आखिर अभी क्यों इतना लाने की जरूरत पड़ी, या फिर इतनी कवायद जो है इतने जोरों शोरों से शुरू की गई? देखो, हर चीज का समय होता है। कांग्रेस को हमारे देश की जनता ने 50-55 साल ढोया, और जो कांग्रेस के कारनामे हैं, जो उन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं, उसको मूंदने में बड़ा समय लगता है। जैसे ये धारा 370 और 35 से था, ये कांग्रेस ने कितना गलत किया था, हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन के साथ में कितना बड़ा घोर अन्याय किया था, इसको तोड़ा। और इस हमारे गृह मंत्री जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने बड़ी रणनीति बनाई और रणनीति के तहत उनकी अहम भूमिका थी। इसको तोड़े हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कड़ा फैसला लिया। एक राम मंदिर है, आप देखो, राम मंदिर का जब केस है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में ना हो। अब इससे साथ साथ जाहिर होता है कि कांग्रेस का ये कांग्रेस पार्टी हो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, भगवान श्री राम के विरोधी है, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी है ये तो। और जिस तरह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जब से देश हमारा आजाद हुआ, उससे क्या हुआ? उसके बाद में कांग्रेस ने सिर्फ एक समुदाय विशेष का पक्ष लिया, और इसलिए इनकी चाहत ये थी भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए। अनेकों ऐसे कारनामे हैं जो इन्होंने किए, इनसे ये साफ साफ जाहिर होता है ये हमारे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये इस्लामिक कानून लागू करना चाहते थे हमारे देश में। आप ये देखो ना जी, ऐसे ऐसे फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए। अब इसी वक्त संशोधन बिल में है, अब हमने अमेंडमेंट किया है, और पहले इन्होंने धारा 40 जोड़ी थी, धारा 40 में क्या है? 40 में एक विशेष शक्ति दे दी, वह वो वक्फ बोर्ड है जिसकी प्रॉपर्टी पर हाथ रखेगा, जो कहेगा ये स्कूल है, ये कॉलेज है, भाई ये संस्था है, ये मंदिर है, ये हमारा है, धोनी का हो जाएगा। उसके खिलाफ तो आप अदालत में जा नहीं सकते। आप किस में जाओगे? ट्रिब्यूनल में जाओगे। ट्रिब्यूनल में पहले उनके आदमी बैठे, सारे मुस्लिम उसके सदस्य हैं, तो आप तो कहीं भी नहीं जा सकते। आप संशोधन के अनुसार आप ट्रिब्यूनल के खिलाफ है, आप माननीय कोर्ट में जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो और ज्यादा पारदर्शिता लाई है सरकार। तो ये जो शोर मचा रहे ये वही मचा रहे हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, जिसकी कमाई इनके जेबों में जा रही थी। जी ठीक है। नीरज गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, देखिए लोकसभा से पहले बिल पास हुआ, अब 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी ये बिल जो है वो पास हो गया है। 188 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं, वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं। अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? नंबर 188 वोट नहीं पड़े, 122 वोट पड़े, हमें 95 वोट है। देखिए, अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या तो हमें पहले ही पता था, संख्या इनके पक्ष में है। देखिए, संख्या के बिल से तो पास हो गए, नैतिक तौर पर कोई बिल पास नहीं हुआ क्योंकि देश के अधिकांश विपक्षी दल इसके फेवर में नहीं है। देखिए, कल भी मैं राज्यसभा की डिबेट सुन रहा था, इनके कोई भी नेता, किरण रिजिजू जी या गृह मंत्री जी, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। हमारे 3-4 माननीय सदस्यों ने किसी भी दल के क्वेश्चन उठाया, अरे इसको चुप कराओ भाई, चुप कराओ, इसको चुप कराओ जी। शर्मा जी, मैं डिबेट नहीं करूंगा, इस पागल बस्ती को रोज बताना पड़ता, चुप कराओ। शर्मा जी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, पहले नीरज गुप्ता जी को सुन लीजिए। हाँ, तो देखिए, कई कल क्वेश्चन उठे हैं
तो तृप्ति बोल का उदाहरण दिया, साईं बाबा ट्रस्ट का उदाहरण, बड़े बड़े मंदिर है तेलंगाना कर्नाटका, जितनी जमीन कह रहे हैं ये इतनी कर्नाटका में देख लो, तेलंगाना में देख लो, और वहां और दूसरी स्टेट में देख लो, इससे ज्यादा भूमि जो आप कहते हैं 10 लाख वर्ग मंदिर जितने भी है, उससे ज्यादा भूमि मंदिरों के पास है, उनके ट्रस्ट के पास है। हमारा एक मानना है, जब आपने 2 सदस्य मुस्लिम और 8 सदस्य गैर मुस्लिम कर दिए, चलो ठीक है, आप मान लिया आप हम इसके खिलाफ नहीं है, आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस हिंदू धर्म ट्रस्ट में क्यों न की जाए? वहां भी तो बैठे हैं भैया, वहां भी मुस्लिम सदस्य को लो। तेलुगु देशम के इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं भाई इस हिंदू सनातन में, हिंदू संस्था में मुस्लिम का क्या काम है? अब उनसे पूछना चाहूंगा उनकी क्या मजबूरी है जो उन्होंने साथ दिया? जब मुस्लिम का वहां कोई काम नहीं है तो भैया यहाँ हिंदू का क्या काम है? आप बताइए, आप कोई जवाब नहीं दे पाए। एक खींचातानी देखिए, 11 साल में कुछ कर तो नहीं पाए। 11 साल में इन्होंने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, लाल किला बेच दिया, हर चीज बेच दी। अब इनकी जगह थी वक्फ बोर्ड की खाली जमीन पे। भैया आप देखिए 11 साल में इन्होंने क्या किया, कर्ज को गति लगा दी। 55 साल में, 75 साल में इनके भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हमारे भी हुए, कभी इतना कर्ज नहीं था। 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज कर्जा पहुंच गया 205 लाख करोड़ का। अरे ये तो कर्ज को गति दे रहे हैं भाई साहब, ये तो आने वाली पीढ़ी को दबा रहे हैं। क्या करेंगे? 11 साल में सबको तो बेच दिया। अब इनकी नजर बढ़ गई, इनके भ्रष्टाचारी नेताओं की नजर बढ़ गई, जो इनको चाणक्य कहते हैं, उनकी नजर बढ़ गई। भाई वक्फ बोर्ड की खाली जमीन पड़ी है, आप इसे भी बेच दो। रेलवे की जमीन बेच चुके हैं, कहां से कर्जा चुकाएंगे देश का? इतना हजारों करोड़ रुपए तो ब्याज के रूप में चला जाता चाहते हैं। कोई हिंदू धर्म में लाए, हिंदू धर्म में भी करें, हिंदू धर्म के ट्रस्ट में आप मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति कीजिए, वो भी पारदर्शिता आएगी। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक तरफ तो मुस्लिम को आप वहां अपने हिंदू लोग बिठाते हैं और सिर्फ उनसे 2 आदमी 8 आदमी गैर हिंदू बैठेंगे, तो भैया ऐसी पारदर्शिता से क्या फायदा? पारदर्शिता लाने तो सभी के लिए बनाइए, कानून सबके लिए क्या? आप हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिम को बिठाइए, वहां भी देखा जाएगा कौन किसका घोटाला कर रहा है, किसकी जमीन कब्जे में है। बताइए आप, इस बात पे इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ ये संख्या के आधार पर इन्होंने पास किया है, हर चीज बेच दी है इन्होंने, और वे सब जानते हैं। आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों पे नजर है, उनको बेचेंगे। बड़ी बड़ी सारे संसाधन अडानी बानी को बेच चुके हैं, सारी जमीनें बेच चुके हैं, पता कुछ भी नहीं। अब इनकी नजर इन पे पड़ गई है, सिर्फ बताने की आदत है। आप देखिए इसके साइड इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीति करी और धोखा करते थे, आप देखिए बिहार में आप नीतीश पार्टी के बल पर बगावत का दौर शुरू हो गया, और हम इसे सही एससी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सारे विकसित उन्होंने किया है। अभी मैं टीवी देख रहा था, कांग्रेस और अन्य विकसित उन्होंने कहा है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम ये नहीं चाहते। आपने जो संशोधन किया, संशोधन करने के संसद में पूछे करते, अगर संशोधन एक्ट लागू है तो सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए, हिंदू पे भी लाना चाहिए। जो हिंदू ट्रस्टों की इतने 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा इनकी जमीन है, उसका रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उसे ही पारदर्शिता आनी चाहिए। एक तरफ आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं और हिंदू में क्या सारे अमीर है क्या भैया? हिंदू में कमजोर आदमी नहीं है? बिल्कुल शर्मा जी देखिए, लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि जेपीसी तो गठित कर दी गई थी, लेकिन जो विरोधी थे, जो इसके खिलाफ बोल रहे थे, उनकी बिल्कुल सुनी नहीं गई। तो जेपीसी गठन करने का कोई मायने ही नहीं रखता है। और जिस तरीके से राज्यसभा में भी हमने चर्चा के दौरान आरजेडी नेता जो सांसद है मनोज झा की भी हमने उनकी भी स्पीच हमने सुनी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये बिल आता है तो किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये मुस्लिमों के लिए है, कल हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए भी ये बिल जो बीजेपी है वो लाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो जमीनों के सौदा करने के लिए निकली है अपने पूंजीपति जो दोस्त है उनके साथ। देखो, इस भाई ने एक बात और कही थी, इसको ये नहीं पता वक्फ बोर्ड के पास में कितनी जमीन है। हमारी रेलवे, सेना, उसके बाद में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। अपने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड हैं। इनकी कुल संपत्ति है 8.7 लाख और ये क्षेत्रफल, और 37.89 लाख एकड़ जमीन है इनके पास में क्षेत्रफल के अनुसार। 37.89 लाख एकड़, बताओ कितनी जमीन है इनके पास में, और इसकी कमाई कौन खा रहा है? इसलिए कांग्रेस वालों का पेट में दर्द हो रहा है। इसकी कमाई इनके नेता खा रहे हैं, क्योंकि इनका शासन रहा है। और एक धारा 40 जो इनने जोड़ी है, वो धारा 40 कितनी डेंजरस थी, कितनी खतरनाक थी। तो किसी के घर पे हाथ रख दिया, वक्फ बोर्ड में कह दिया हमारा, तो उनका हो गया।
उसके खिलाफ आप सिर्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। ट्रिब्यूनल में सदस्य होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप कहीं भी किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये पता जब चला जब तमिलनाडु के कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे थे, वो जमीन बेची तो वहां जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनओसी लेने गए। वो बोले भाई तुम तो इससे क्या नाम है वक्फ बोर्ड से अपने एनओसी लाओ, तुम्हारा तो गांव के गांव, ये तो सारे उसमें जा रखे हैं वक्फ बोर्ड में, तुम्हारा मंदिर भी। आप इतना घोर अन्याय हो रहा था, और कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी का कानून कर रहा था। मैं समझता हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इसके लिए मैं हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण का सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और ये समय मोदी जी का समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारे थे, ऐसे हमारे गृह मंत्री थे। समझ आई बात है? और कांग्रेस वालों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब जनता जाग चुकी है, आपकी बहकाई में आने वाली नहीं है। आपने किसानों की बात करी, किसान की सारी जमीन तो आप लूट के खा गए। सेक्शन 4 का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन न रख ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, और रही कही ये वक्फ बोर्ड लिया आप कुछ उसमें ट्रांसफर करती रहा क्या किसानों के पास में? ठीक है नीरज गुप्ता जी, जनता जाग चुकी है, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमें जनता की सेवा करते रही है। हेलो जी हाँ बोलिए आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे चुप कराइए। ठीक है बोलिए नीरज गुप्ता ये जी, व्यक्ति जो डिबेट कर रहा है, इसका आईक्यू लेवल इतना हाई है, इसके आईक्यू लेवल से मैं इतना इम्प्रेस हूँ, इसे मोदी जी के साथ बिठा लेना चाहिए। कि तो झूठ बोलने में माहिर है, मोदी जी भी पार कर गए तो भैया मोदी जी के आदमी ये तो करेंगे, झूठ बोलेंगे। हर चीज में बुराई की नजर आती है। अरे भैया एम्स में इलाज कराते हो तो तुम्हारे नेता अगर इतनी कांग्रेस से नफरत है भाई, अरे सुन तो ले, इतनी कांग्रेस से नफरत है, एम्स में क्यों जाते हो भाई? एम्स तो नेहरू की देन है, हर समय नेहरू कांग्रेस को कोसते हैं, जो हमारे साधन है सब कुछ है। एयर इंडिया से क्यों ट्रैवल करते हो भाई? हवाई जहाज भी, हवाई देन भी कांग्रेस की देन है, सब कुछ कांग्रेस की देन है भैया। ये जिस मोबाइल पे आप डिबेट कर रहे हो, ये भी मोबाइल कांग्रेस की देन है। इतनी नफरत क्यों यूज करते हो उन फैसिलिटी को भैया? हमने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तुमने किया, तुम्हें लगा सब कुछ मिल गया। अपने साधन को भूल गए, वो दिन भूल गए जब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसका नाम लेके जाते थे, और जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने सिर्फ 4 MP, कोई पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार उसमें भी 4 MP आपके बीजेपी से बनाए। आपकी नॉलेज में नहीं होगा शायद, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल इतना नहीं है, जबकि वो चुनाव हार चुके थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विदेश मंत्री बनाया, और जवाहरलाल के संत डिबेट नहीं करूंगा। नहीं बोला, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। बात करते आपको ज्यादा नहीं है महाराज। तो आपको श्यामा प्रसाद जिस पार्टी नेहरू जी ने इनके 4 नेताओं को, हार चुके नेताओं को MP बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो ये पार्टी आज बात करिए कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस तो सब कुछ किया भैया। अरे ये बताना 80 करोड़ शर्म नहीं आती? ये बता दो मैं 370 करोड़ 35 से जम्मू कश्मीर में कौन लगाई? चुप कराइए। पीओ के पास कर रहा है झूठ, पीओ के पाकिस्तान को कौन दिया? पीओ के मैंने ये भी बता दे, ये धारा 40 को जोड़ी, बोर्ड में धारा 40 को जोड़ी, ये भी बता दे। बोल रही थी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी इस आपके व्यक्ति से पास। कल मेरी गुजारिश है, इस व्यक्ति से जब भी डिबेट हो मेरे को न लाया जाए, मैं इस व्यक्ति से कोई डिबेट नहीं करना चाहता। इस व्यक्ति को तमीज नहीं कैसे चैनल पर कैसे डिबेट करनी है। अरे नीरज गुप्ता जी, आप ऐसे पर्सनल टारगेट मत करो, आप अपने जवाब एक दीजिए। बात कहना चाह रहा हूँ, ये व्यक्ति कितना झूठ बोलता है कि देश तरक्की कर रहा है। अरे 80 करोड़ को तो तुम रोजगार को 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन मांग रहे हो, शर्म करो शर्म। 80 करोड़ जनता को 5 किलो तुमने डुबो दिया भाई। अरे तुमने डुबो दिया, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुमने डुबो दिया, 5 किलो मांग जनता ने नकार दिया, तुम्हारे को नकार दिया। तरक्की कर रहा है। शर्मा जी एक आखिरी कमेंट शर्मा जी। ऐसा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया, पहले लोकसभा चुनाव में ये ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीत गए थे, जनता में भारी रिएक्शन था। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, स्पष्ट बहुमत से आए, सरकार बनी, 48 सीटें बनी। छोटी सरकार में इनका गुंडा भी नहीं फूटा, छोटी सरकार में तो जनता ने नकार दिए।
ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता भगवान का रूप है, ठीक है। हम जनता की सेवा में समर्पित हैं। हमारे ठीक है, नीरज मुख्यमंत्री, गुप्ता जी, हमारे आपका एक प्रधानमंत्री आखिरी 24 घंटे comment, समर्पित है छोटा सा जनता comment की। है। ये व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। चाहे हमारी सरकार बने न बने, हमारा जिंदा अरे साफ तुम है। कर हम भी धर्म कैसे को नहीं सकते हो? बेचेंगे, ना मंदिर को नहीं अरे बेचेंगे, आप तो ना भगवान राम को विरोधी हो, बेचेंगे। राम के नाम पे आप तो राजनीति हिंदू करते हैं। विरोधी हो, और देखिए, आप तो राम हिंदू मंदिर विरोधी बनाने हो, का कहते हैं, भगवान श्री राम के कैसे विरोधी हो, बुला रहा है। भगवान ये श्री तो सिर्फ कृष्ण के हिंदू धर्म विरोधी की हो। बात करते हैं। हम सभी धर्म को मानने आप तो वाले हिंदू लोग विरोधी हैं, हो। और हम धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। तो कांग्रेस सरकार बने न बने, हमारी जो विचारधारा है, हम कोई धर्म की जनता राजनीति नकार करेंगे। चुकी है, आगे तो राम का नाम लो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा से भी बिल जो है वो पास हो गया है, और आपको बताते चले कि इससे पहले लोकसभा में जिस तरीके से चर्चा हुआ, वहां पे भी बिल चर्चा के साथ 288 मत के अधिकार में ये बिल जो है पूरी तरह से पास हो गया है, और अब ये राज्यसभा से भी पास हो गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल अमेंडमेंट में बन जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।